फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये छपरा बिहार की है। भेजने वाले हैं पारस जी। तो पारस जी की कहानी में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। तो हम चलते हैं पारस की कहानी, पारस की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम पारस है। जब ये घटना मेरे साथ घटी थी तब मैं 16-17 साल का था। मैं अपने घर में अपने दादी माँ के साथ में रहता था। हमसे बड़ी 2 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। हमारे पिताजी नौकरी पर रहते थे। वो 6 महीने 7 महीने साल भर में घर आते थे छुट्टी पर। बाकी मैं अब बड़ा हो गया था तो घर का सारा काम मैं ही देखता था। बाहर का कोई सब्जी लाना हो, कोई राशन मंगाना हो, ऐसे राशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राशन तो हम लोग को खेत में ही पैदा होता था। बाकी थोड़ा बहुत जो बाज़ार जाना होता था, सारा काम मैं ही करता था। मेरी दादी थोड़ी बुज़ुर्ग थी और उनका इलाज चल रहा था। पास के गांव के ही वैद्य जी थे, वो उनका इलाज कर रहे थे। अब उनका तबीयत पहले से बेहतर हो गया था। एक रात की बात है, हम लोग सो रहे थे। गर्मी का दिन था। आंगन में ही चारपाई डाल करके दादी अचानक खांसने लगी और खांसते खांसते बेदम हो चुकी थी। मम्मी ने उठ करके पानी वानी दिया, लेकिन खांसी उनकी रुक नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद में खांसी तो शांत हो गई, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। वो कहने लगी कि सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रहा है। मैं घबरा गया था दादी का वो कंडीशन देख करके। डर सा गया था कि आखिर दादी को क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। शहर तो कोई था नहीं, वो गांव का ऐसा ही एरिया था। हमारे गांव में कुल 10-12 घर थे और हमारे उसमें 2 पक्के दोस्त थे। मैं मन बना लिया था कि अपने दोस्तों को लेकर के मैं और वैद्य जी के पास जल्द से जल्द पहुंचूं और वहां से कोई दवा लेके आऊं कि दादी हमारी सही हो जाए। मैं अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं जा रहा हूँ वैद्य जी के यहाँ पर। तभी दादी ने बात सुन लिया। वो इतनी तकलीफ़ में रहते हुए मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे इतनी रात को, सुबह तक इंतज़ार करो, सुबह ही निकलना या सुबह तक मैं सही हो जाऊंगी। वो मुझे एकदम बार बार मना करने लगी, कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है रात को। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उनका कंडीशन देख करके मुझे रहा नहीं गया। मैं माँ को समझाया कि माँ, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने 2 दोस्तों को साथ में लेकर जा रहा हूँ। मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और तब मैं उनको लेकर के निकलूँगा। क्योंकि लोग कहते थे कि जहाँ पर वैद्य जी का घर है ना, उससे पहले एक बगीचा है और रास्ता उसी बगीचे से बीचों बीच से निकलता है और वहाँ पर भूत रात में घूमते रहते हैं बगीचे में। भूत आपस में कोई खेल खेलते हैं और उसके बीच में से कोई इंसान निकल जाए तो इंसान को वो पकड़ लेते हैं और फिर मार देते हैं। इस तरह की अफवाह वहाँ की थी। अब कहाँ तक सच थी मुझे नहीं पता, लेकिन डर तो मुझे भी लगता था और मैं भी अकेले नहीं जाना चाहता था। मैं अपने दोस्तों के साथ में जाना चाहता था। मैं माँ को समझा करके अपने दोस्तों के घर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाया पहले वाले दोस्त को, तो उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा रात में इतनी, यानी कि दादी की तबीयत ख़राब है, से दवा लेने के जाना है, से मेरे भाई को भेज दीजिए, साथ में चला जाएंगे।
वो क्लियर मना कर दिया कि बेटा नहीं, इतनी रात को उस गांव में हमारा बच्चा नहीं जाएगा, और तुम भी मत जाओ, मेरी बात मानो तो, कि तुम्हें वहाँ पता नहीं है कि वहाँ पर बगीचे में क्या क्या होता है रात को। वो क्लियर मना कर दिया। मैं दूसरे दोस्त के पास पहुँचा, वहाँ भी यही बात दोहराया गया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं अपने मन में सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगा ज़रूर, दादी के लिए दवा ले करके आऊँगा। मैं अपने गांव से बाहर निकल गया। बाहर हमारे जो रास्ता निकल रहा था, तो हमारे खेत में हमारे दादाजी ने एक छोटा सा काली माँ का मंदिर बनाया था, और उसमें गांव वाले पूजा करते थे। हवन तो वहाँ रोज़ होता था। हवन के लिए बाहरी कुंड बनाया गया था। अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या आया, नहीं चलो काली माँ का ही आशीर्वाद लेते हैं, और मैं पहुँच गया। आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया माँ को, और उस हवन कुंड से मैं थोड़ी सी राख अपने गमछे में बांध लिया कि शायद इससे हमारा डर कम हो, या काली माँ हमारी रक्षा भी करेगी। और मैं फिर चल पड़ा उस वैद्य जी के घर की तरफ। मैं उस बगीचे के करीब पहुंच गया था। दिल तो मेरा धक धक कर रहा था कि मैंने देखा तो कभी नहीं था, बस सुना ही था कि उस बगीचे में ऐसे ऐसे भूत रहते हैं। वही लोगों का कहा हुआ डर मुझे डरा रहा था, अंदर से मैं डर रहा था। लेकिन थोड़ी हिम्मत भी थी कि मुझे, मेरे साथ में काली माँ का भभूत था और वो राख था हवन कुंड का। मैं निधड़क चलता जा रहा था। बगीचा थोड़ी ही दूरी पर था, और तभी पीछे से ऐसे लगा कि कोई जानवर कोई पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा हो। मैं पलट कर देखा तो वो भूरा था, डॉगी, जो हमारे गांव का ही था। वो था तो किसी का भी नहीं, हर घर में जाता था खाना खाने के लिए, टाइम पर पहुंच जाता था, और रोटी जो भी मिल जाए खा के वो बाहर पता नहीं कहाँ चला जाता था, लेकिन रहता था गांव के अंदर ही। लेकिन कई महीनों से वो नज़र नहीं आ रहा था। करीब करीब 6-7 महीने हो चुके थे, वो बिल्कुल गायब हो चुका था। हम लोग तो समझ लिए थे कि वो कहीं मर उड़ गया है या कहीं भाग गया है। वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसको अपने पीछे देख मैं हैरान रह गया। मैंने उसका नाम भूरा रखा था कि भूरे रंग का था, और उसके माथे पर काला टीका जैसा बना हुआ था, निशान काली धारी सी। वो मैं दूर से ही पहचान लेता था। वो भी मेरे पास आकर के अपना पूँछ हिलाने लगा कि मैं आ गया हूँ। अब मैं उसे क्या बोलूँ कि भाई तू कहाँ था। अब वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। अब उसको देख कर के मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी कि चलो हम एक से तो दो भले, और हम बगीचे में घुस चुके थे। बगीचा एकदम शांति छाई हुई थी, जरा सा भी कोई आवाज़ नहीं। पेड़ जैसे लग रहे थे कि सो रहे हैं, बिल्कुल शांति। बस आवाज़ क्या आ रही थी हमारी कदमों की, एक मेरा, एक हमारा डॉगी भूरे की। अब बाकी हर जगह एकदम शांति फैली हुई थी। हवा तो बिल्कुल चल नहीं रही थी, तो पत्ते तो हिल नहीं रहे थे। हम आधे बगीचे पार कर लिए थे। एकदम सुनसान पड़ा हुआ था, कोई कुछ भी आवाज़ नहीं। थोड़ी सी दूरी रह गई थी बगीचा पार करने में। एक सामने मोटा पेड़ था, पता नहीं किस चीज़ का था, मुझे ध्यान नहीं है। अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई इसको पकड़ करके और हिला रहा हो। हड़हड़ तर की आवाज़ आने लगी, और मेरे कदम बस रुक से गए। डॉगी भी मेरे पीछे ही था, और ज़ोर ज़ोर से काफ़ी देर तक वो जैसे आंधी आ गई हो और पेड़ हिल रहा हो, ऐसी आवाज़ आती रही। मैं डर से बताऊं, अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था वो सब देख करके। मैं एकदम जैसे जम सा गया था बर्फ़ की तरह।
दिल तेज़ी से धड़क रहा था, ज़ोर ज़ोर से, और मैं माँ काली का नाम लेने लगा था कि माँ काली रक्षा करो हमारी। और मैंने जब निगाह डाली, पेड़ हिलना बंद हो गया, तो पेड़ के पास में एक लंबा सा काला सा, बहुत ही लंबा लग रहा था, और साया खड़ा था। एकदम काला काला दिख रहा था, नीचे से लेकर के ऊपर तक। बस उसकी 2 आंखें ही मुझे चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी, किसी जानवर की तरह। और मैं एकदम विचलित हो उठा था देख करके सारी उसकी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं किधर भागूं। डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। तभी अचानक जो डॉगी था मेरे पीछे, वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा भौंकता हुआ। अब बहुत तेज़ी से दौड़ा था, जैसे उस साये को पकड़ कर फाड़ देगा। भौंकता हुआ एकदम दौड़ पड़ा था। और जब उसके करीब पहुंचा वो डॉगी भूरा, तो साया वहाँ से गायब हो चुका था, वो नज़र नहीं आ रहा था। डॉगी लेकिन वहीं पर रुका रहा और पेड़ के ऊपर देख करके वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मैं अपनी जगह पर बर्फ़ की तरह जमा हुआ था। मेरे पैर लग रहे थे कि एकदम चिपक गए हो ज़मीन से, मैं कहीं हिल नहीं सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था डर के मारे। वो डॉगी पेड़ पर देख देख करके भौंकता रहा, इधर से उधर पेड़ के गोल गोल घूम रहा था। और फिर वो अचानक शांत हो गया। वो हमारी तरफ आया, अब मुझे देख करके भौंकने लगा। मतलब कह रहा हो कि अब यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो आगे। हाँ, तभी मुझे अपना होने का एहसास हुआ कि मैं हूँ यहाँ पर, और मेरे पैर चलने लगे आगे तरफ। अब डॉगी आगे चल रहा था, अब मैं पीछे था। फर्क ये था, वो भी तेज चल रहा था, मैं उसके पीछा कर रहा था। हम जंगल से निकल चुके थे, उस बगीचे से निकल चुके थे। थोड़ी दूर के बाद ही बैद जी का घर गांव के बाहर ही था। हम बैद जी के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। बैद जी का दरवाज़ा हमने खटखटाया, तो थोड़ी देर में बैद जी की आवाज़ आई, कौन है भाई? तो मैं अपना परिचय दिया, अपना गांव का नाम बताया, और बताया कि दादी का आपसे इलाज चल रहा है, अचानक उनका ऐसे इसी कंडीशन हो चुकी है। बोले रुको बेटा, मैं दवा लेके आ रहा हूँ। और 5-10 मिनट के बाद में वो दवा लेके निकले, दरवाज़ा खोले और मुझे 3 पुड़िया पकड़ाई। बोले एक पुड़िया बेटा अभी जाते ही दे देना, और दूसरी सुबह में खाली पेट ही देना है, और तीसरी संभाल कर रखना, ये दोपहर के लिए है। लेकिन मैं हो सकता है कि सुबह में एक बार तुम्हारे गांव में आऊँगा तो मैं देखूँगा। वैसे दादी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो गई थी दादी की? तो मैंने बोला हाँ जी, ये रात से अचानक खांसी आई, इसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार ज़रूर आऊँगा सुबह में, आप लोग निकलो। मैं बोला कि बैद जी पैसे वैसे कितने हुए? बोले बेटा मैं सुबह में आऊँगा ना, वहीं मैं देख लूँगा कितना लेना है, आप जाओ। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, तुम बगीचे में डरे नहीं थे क्या? नहीं कि जी डरा तो था, और पूरी घटना भी बता दिया। वो सुन कर के हैरान से रह गए थे। बोले बेटा वो डॉगी कहाँ है? नहीं कि जी बाहर ही है, मैं देखा डॉगी बाहर ही था। बोले ठीक है बेटा, आराम से जाना आप लोग, ठीक है ना? हमने कि जी बाबा, और हम प्रणाम करके निकल गए। जब हम बगीचा पार करने लगे, हर तरफ शांति शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा बिखरा हुआ था हर तरफ, कोई आवाज़ नहीं, पेड़ पत्ते जो भी थे एकदम शांत थे। हम बड़े आराम से बगीचे को पार कर लिए थे। अब कोई भूत प्रेत हमें दिखाई नहीं पड़ा, ना कोई पेड़ हिला, ना कोई सामने आया। हम अपने घर के
दरवाजे पर पहुंच गए थे। मैंने मुड़ के देखा तो भूरा डॉगी मेरे दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। एक बार मुड़ के देखा, हाँ डॉगी वहीं पर है। फिर मैंने मम्मी को बोला फटाफट दादी को ये पुड़िया की दवाई दो, और बैजी बोले हैं कि कल सुबह में आएंगे और ये दवाई खाते ही आराम होनी चाहिए, बैजी ने बोला है। मम्मी ने वो पुड़िया दादी को खिला दिया। करीब आधे घंटे के बाद में दादी को आराम आ चुका था और वो सो गई थी, क्योंकि सो नहीं पाई थी वो, इतना तकलीफ़ था उनको। मैं बाहर निकल कर के एक बार देखा तो वो डॉगी मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, यानी कि चला गया होगा कहीं। अगले दिन वैद्य जी आए, दादी को पूरा नाड़ी पकड़ के चेक किए, फिर कुछ दवा उन्होंने अलग से दिया, बोला कि 1 हफ्ता खिलाइए और दादी आपकी सही हो जाएंगी। जो पहले इनका मर्ज था वो तो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा इनको निमोनिया टाइप का हो गया है और इसकी दवा ये मैं दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो डॉगी मुझे कभी दिखाई नहीं दिया दोबारा। पूरे गांव में मैं देख लिया था, सबसे पता कर लिया था, वो डॉगी कभी नज़र नहीं आया। और आज तक मेरे को समझ भी नहीं आया कि डॉगी वो कौन था और कैसे मेरे को मदद करने के लिए आया था। आखिर गया तो कहाँ गया। ये थी पारस की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।